Hello students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand the exercise questions of gravitation chapter. But before starting this video, I will request you all कि अगर आपने मेरा पूरा gravitation chapter का सीरीज नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखें, क्योंकि जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा इस चैप्टर का, आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. So without any further delay, let's dive into these pages. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एक्सरसाइज के क्वेश्चन को. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 14 पे. क्या है वो क्वेश्चन? पेज पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द फॉलोइंग. हमें सिंपली मैच करना है. अच्छा, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज समझेगा कि फर्स्ट वाले कॉलम में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, सेकंड वाले कॉलम में कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं और थर्ड वाले कॉलम में ये टर्म्स का कुछ डिटेल दिया गया है. हमें क्या करना है? सिंपली मैच करना. तो अगर मैं फर्स्ट वाले देखो मास, तो हमें बस चेक करें कि मास का इधर पे यूनिट क्या होता है. मास का क्या आ जाएगा? इधर पे केजी आ जाएगा, बरोबर है, मेजर ऑफ इनर्शिया. अब हम देखते हैं सेकंड वन. सेकंड वन क्या है? वेट. वेट का यूनिट क्या है? तो वेट क्या था? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. तो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन. तो बस सर्च करिए न्यूटन 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 इधर पे. तो हम इसको क्या कर देते हैं? मैच कर देते हैं. और ये डिपेंड करता है हाइट पे. और आ जाइए इधर पे थर्ड क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मींस स्मॉल जी के बारे में बात किया. तो स्मॉल जी का यूनिट क्या होता है? स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये डायरेक्टली हमें इधर पे फर्स्ट वन मिलेगा, मीटर पर सेकंड. वेरिएशन इन जी जब मैंने कवर किया था तो उसमें आपको बताया था कि जी का वैल्यू सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है. तो हम सिंपली क्या कर देंगे? इसको मार्क कर देंगे. क्लियर. अब आते हैं फोर्थ वन. फोर्थ वन क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. क्या है? इधर पे ये चीज बचा है और ये सेम है, कांस्टेंट है ना, तो इसका वैल्यू सेम है इन द एंटायर यूनिवर्स. क्लियर हो गया. तो अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगा एंड बचा हुआ 2 क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 14 पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या बोल रहा है? मास एंड वेट का डिफरेंस पूछ रहा है. अगर आपको ध्यान में होगा तो ये चीज मैंने प्रॉपर्ली ऐसा इधर पे टेबल बना के डिफरेंस आपको शो किया था. इधर मास का टेबल हमने बनाया था, इधर वेट का हमने टेबल बनाया था. ठीक है, ये चीज हमने कवर किया है. अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखिए. इसके बाद क्या पूछ रहा है कि विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यू ऑन मास? क्या बोल रहा है कि जो भी वैल्यू मास एंड वेट का है एक ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर, वही सेम वैल्यू मास पे भी होगा क्या? मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास समथिंग है और वो अर्थ पे प्रेजेंट है. अभी यही ऑब्जेक्ट मार्स पे चले जाएगा तो इसके मास के वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा क्या? तो जरा सोचिए. इसके मींस एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एंड वेट समथिंग समथिंग है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. अब यही ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ चुका है? मार्स के ऊपर आ चुका है. तो इस ऑब्जेक्ट के मास एंड वेट के वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा क्या? तो अगर आपको मास एंड वेट का कंसेप्ट पता होगा तो आपको शायद इसका आंसर मालूम पड़ गया होगा. क्या? कि मास का वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होता है. हमने वो चीज देखा था, मास डज नॉट चेंज विद प्लेस. तो आप कहीं पे भी रहिए, मास का वैल्यू चेंज नहीं होगा. बट जो वेट का वैल्यू है वो चेंज होता है. और वेट का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. और हमें ये चीज पता है कि ग्रेविटी हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है. सो इसीलिए अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी सेम मार्स पे होगा ऐसा नहीं है. इसलिए उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर कुछ और होगा और वही ऑब्जेक्ट का वेट मार्स के ऊपर कुछ और होगा. पर दोनों प्लैनेट पे उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सेम रहेगा. क्लियर. अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. What are free fall, acceleration due to gravity, escape velocity and centrifugal force? स्टार हमें डेफिनेशन पूछा. पहला डेफिनेशन क्या है? फ्री फॉल. तो फ्री फॉल क्या था ये भी हमने डिस्कस किया था. जरा सोचिए इसके बारे में. कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के स्टेट में है. इसको कैसे हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली. क्या हमने बोला? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, देन दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल. सेकंड हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो इसके नाम में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से लग रहा है.
ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, क्या मैंने बोला? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? थर्ड डिफाइन क्या है? एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या था? सोचिए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो इस ऑब्जेक्ट को चाहिए, जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट का अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ये ऑब्जेक्ट को हम कहाँ मूव कर रहे हैं? ऊपर के साइड में मूव कर रहे हैं, तो वही मैंने इधर पे मेंशन किया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी required by an object that is projected upward to overcome the earth gravitational field and do not fall back to the earth. Clear? And this initial velocity is called as escape velocity. Clear? फोर्थ हमारा इधर पे क्या है डेफिनेशन? सो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? हमने स्टार्टिंग के वीडियो में ये चीज कवर किया था। When an object perform a circular motion, क्या मैंने बोला? When an object perform a circular motion, certain kind of force act on that object, and that force is directed toward the center of the earth, and this force is called as centripetal force. Clear? और इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म कर सकते हैं? The force acting on an object that is performing circular motion, this force is called as centripetal force and it is directed toward the center of the earth. Clear? So I think कि आपको ये definition समझे होंगे। So अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Write the three laws given by Kepler. Kepler के तीनों लॉ हमें लिखना है। आगे, how did they help Newton to arrive at the inverse square law of gravity? हमने ये चीज डिस्कस किया था अच्छे तरीके से कि कैप्लर्स के लॉ ने हेल्प किया था न्यूटन को उसका खुद का लॉ डिराइव करने के लिए, उसका खुद का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको डिराइव करने के लिए, और उसका पूरा डेरिवेशन हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। क्या बोल रहा है? एक स्टोन है जिसको हमने कहाँ थ्रो किया? वर्टिकली अपवर्ड, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था। रीचेस अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन, और नीचे आने से पहले वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच गया। वो उस हाइट को कैसे डिनोट किया जा रहा है? तो स्मॉल h से। आगे, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, क्या बोल रहा है? शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। मतलब उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टोन को जब आपने ऊपर थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u और उसने एक सर्टेन हाइट अटेन किया दैट इज स्मॉल h, तो हमें ये चीज बताना है कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। सो अगर आपको ये चीज ध्यान में होगा तो मैंने इधर पे कुछ तो दो डायग्राम ड्रॉ किया था, जहाँ पे मैंने इधर पे बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल होता है तब क्या चेंजेस आते हैं, अगर इधर, और इधर पे मैंने बताया था कि अगर वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता है तब क्या चेंजेस आते हैं। मैं वापस से इधर पे शॉर्ट में आपके लिए रिकैप कर देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव होता है, अपवर्ड मतलब नीचे से जब वो ऊपर जाता है, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज होता है। जाहिर सी बात है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मींस उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। एंड जब वो अपवर्ड मूव कर रहा था तब उसके ऊपर g का डायरेक्शन कैसा था? ध्यान से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ रहता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ रहता है। पर इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है? ऊपर के साइड में मूव हो रहा है, तो इसीलिए इस सिनेरियो में, अपवर्ड वाले सिनेरियो में g नेगेटिव रहता है। क्लियर? और जब डाउनवर्ड फॉल होता है वो ऑब्जेक्ट, तब उस समय वापस सोचिए वो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव हो रहा है। तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसका स्मॉल u का वैल्यू क्या होगा? जीरो, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, और जैसे ही जैसे उस ऑब्जेक्ट ने गिरना स्टार्ट किया तो उसका जो स्मॉल v रहेगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर पे मैं वही लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, v इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और जो g है, जो स्मॉल g का वैल्यू है वो किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल
जी का डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की तरफ है, और ये ऑब्जेक्ट भी कहाँ गिर रहा है, तो सेंटर की तरफ ही गिर रहा है, इसलिए स्मॉल जी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका इन डिटेल मैंने पिछले वीडियो में कवर किया। सो यही कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर पे इक्वेशन लेता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, सोचिए, इधर पे लिख देता हूँ तब तक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसी इक्वेशन को हम लोग दोनों सिनेरियो में यूज करते हैं, अपवर्ड वाले सिनेरियो में और डाउनवर्ड वाले सिनेरियो में। क्लियर? चेक करते हैं अपवर्ड वाले सिनेरियो में क्या चेंजेस आ जाएगा। देखिए इधर पे v है, ये वाला, ये तीन वैल्यू को ध्यान में दीजिए। इधर पे v मेरा क्या हो जाएगा, 0, अपवर्ड ऊपर जा रहा है तो v क्या हो जाएगा, 0, तो इधर सिंपली मैं 0 लिखता हूँ, इक्वल टू एज इट इज u मेरा इंक्रीज होगा तो मैं इधर पे सिंपली u लिखता हूँ। a मतलब क्या, एस्केलेरेशन, तो इधर पे एस्केलेरेशन मैंने किससे डिनोट किया, g से, और g मेरा क्या है, नेगेटिव, इसके लिए प्लस का साइन पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ। मेरा a की जगह पे क्या आ जाएगा, g, और g किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि अपवर्ड मूव हो रहा है, और मेरा टाइम तो मुझे निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टाइम फॉर अपवर्ड मूवमेंट मींस u मींस अपवर्ड के लिए। तो ये हो गया, इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज कर देते हैं, इधर पे 0 हो जाएगा, इधर पे u, ये प्लस माइनस माइनस, ये gt, क्लियर, gt मींस gtu मींस अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो माइनस gtu था इस साइड में, इसको इस साइड लेफ्ट साइड में हम लोग भेज देते हैं, क्या हो जाएगा u, क्लियर। अब इधर से चेक करिए, इधर से मुझे अगर टाइम फॉर अपवर्ड मूवमेंट निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा, टाइम फॉर अपवर्ड मूवमेंट, ये जी इधर मल्टीप्लाई में था, उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर न्यूमरेटर में ये, और ये इधर पे नीचे आ गया, तो इधर जी मीन्स उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो u अपॉन जी, क्लियर। अब जरा डाउनवर्ड का भी हम लोग देख लेते हैं। तो डाउनवर्ड के सिनेरियो में हमें ये वैल्यू को पुट करना है, v क्या आ जाएगा मेरा, v इंक्रीज हो रहा है तो मैं v को एज इट इज रखता हूँ, u मेरा पूरा ऐसा 0 हो गया, a प्लस का साइन पहले दे दूं मैं, a मींस एक्सेलरेशन किस में, पॉजिटिव में, तो इधर पे मैं सिंपली ऐसा g लिखता हूँ, क्लियर। और ये टाइम तो मुझे देखना है, तो टाइम डाउनवर्ड है तो इधर पे मैं d लिख देता हूँ, क्लियर। बस इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं, v मेरा एज इट इज है, इधर पे g और इधर पे td। अब इधर से अगर मैं td का वैल्यू निकालूंगा, मींस टाइम फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, तो v अपॉन g इज इक्वल टू td। क्लियर हो गया ये चीज आपको। और ये इस तरीके से लिखा है, तो मैं जस्ट इसको ऐसे फ्लिप कर देता हूँ, तो फ्लिप करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, td v अपॉन g। तो अभी कौन सा इक्वेशन मिल गया, जब वो डाउनवर्ड फोल्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड फोल्ड होते समय कितना टाइम उसको लग रहा है, तो v अपॉन g। अब जरा आप ये अपवर्ड मूवमेंट का टाइम देखिए कितना है, u अपॉन g, और डाउनवर्ड मूवमेंट का टाइम देखिए कितना है, v अपॉन g। ये u और ये v दोनों क्या है, वेलोसिटी है ना, दोनों क्या है, वेलोसिटी है। मतलब क्या कि कितना टाइम लग रहा है उसको ऊपर जाने के लिए, तो वेलोसिटी अपॉन g, कितना टाइम लग रहा है उसको नीचे आने के लिए, तो वो भी वेलोसिटी इन g। इसका मतलब सिंपली क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड टू मूव अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये चीज हमने इस डेरिवेशन के थ्रू समझा, ओके। तो आई थिंक कि आपको ये फोर्थ वन का आंसर समझा होगा, क्लियर। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है इफ द वैल्यू ऑफ g सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू, मींस जो भी g का वैल्यू, जो भी स्मॉल g का वैल्यू, वो अचानक से क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor। क्यों, इसको ध्यान से समझिए। वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है कि ऐसा होता है। क्या होता है कि जब g का वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज होता है, तब हमें 2 टाइम्स मोर फोर्स लगाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली मैं इसका आपको 2 आंसर देता हूँ। सबसे पहला वाला आंसर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी इज सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट हो रहा है उसको हम इंडिकेट करते हैं जी के साथ, ओके। मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन में मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ जी। तो अगर मुझे इसको रोकना है, मुझे मतलब अगर मैं ग्रेविटी हूँ और मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोकना है जो जी वैल्यू के साथ ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो
तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मुझे F फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब यही G 2 टाइम्स हो गया, मींस यही ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो सिंपल मुझे 2 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को वापस नीचे लाने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट आंसर, क्या कि क्योंकि 2 टाइम्स जी हो गया तो वो 2 टाइम्स ज्यादा स्पीड से मूव हुआ, तो मुझे 2 टाइम्स ज्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ इसके सेकंड आंसर के ऊपर। हमने वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सिंपल W इक्वल टू mg। ओके, सो अब इस जगह पे सेकंड कंडीशन में हमारा G, यही फॉर्मूला में W इक्वल टू mg, यही फॉर्मूला में G क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब क्योंकि G का वैल्यू 2 टाइम्स हो गया है तो मेरा W भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। मींस अगर उस ऑब्जेक्ट का G 2 टाइम इंक्रीज होता है तो उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट इंक्रीज होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा अगर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे पुल करेंगे तब। ठीक है, हमारा सेकंड आंसर क्या है, क्योंकि G का वैल्यू डबल हो रहा है इसके वजह से W भी डबल हो रहा है, क्योंकि W डबल हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। इसके लिए ग्रेविटी को 2 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करने के लिए। क्लियर? सो इस जगह पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ G इज 0। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करना है व्हाई द वैल्यू ऑफ G इज 0, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे। सो आई थिंक कि हमने इसके बारे में हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि G का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू सेंटर पे 0 क्यों होता है। फिर भी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इधर पे रिकैप दे देता हूँ। हमें पता है G का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g का फॉर्मूला, तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जहाँ पे ये कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, और ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो इस सिनेरियो में, इस क्वेश्चन में हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। क्लियर? अच्छा, अब वो कहाँ पे बोल रहा है, कौन से पोजीशन पे, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के एकदम सेंट्रल पॉइंट पे। तो जरा आप सोचिए ना, इसके बारे में जरा सोचिए कि अर्थ के सेंट्रल पॉइंट पे मास कितना होगा। अगर आप अर्थ के सेंटर पे है तो आपके लिए अर्थ का मास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मींस अर्थ के सेंटर पॉइंट पे मास कितना हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। और क्योंकि मास 0 होगा, ध्यान से देखिए इधर पे, क्योंकि मास 0 होगा इसके वजह से G भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों G 0 हो जाएगा, क्योंकि M और G ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो चेंजेस M में आएगा सेम एज इट इज चेंजेस किस में आएगा, G में आएगा। तो इसीलिए जब सेंटर पे मास 0 हो जाता है, मास 0 हो जाता है, इसलिए स्मॉल g का वैल्यू भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर? ओके, अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी टी। इसको जरा थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझते हैं। एक प्लैनेट है और एक स्टार है। क्लियर? प्लैनेट और स्टार के बीच में कितने का डिस्टेंस है, इधर पे दिया है, अगर डिस्टेंस r मींस कितने का डिस्टेंस है, कैपिटल R का डिस्टेंस है। ओके, और ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट क्या कर रहा है, इस स्टार का रिवोल्यूशन कर रहा है। ओके, और इस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, हमने देखा था पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, कैपिटल T है। तो इतना आप समझ गए क्या, कि एक स्टार है, एक प्लैनेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है, और इस प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो कितना है, कैपिटल T है। ओके, अब आगे प्रूव दैट, मींस हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में कुछ चीज प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। क्या बोल रहा है कि अगर यही प्लैनेट स्टार से 2r के डिस्टेंस पे आ जाए, पहले कितना था, r था, अब कितना बोल रहा है वो, 2r के डिस्टेंस पे आ जाए, तब from the star its period of revolution will be √8 times of t। मैं वापस इसको रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक प्लैनेट है, कि एक स्टार है और एक प्लैनेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, और इस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, कैपिटल T है। ये फर्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस जो पहले कैपिटल R था वो 2r हो गया है। तो अब हमें ये चीज प्रूफ करना है कि 2r डिस्टेंस होने के वजह से इस प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो पहले t था वो अब √8 टाइम्स ऑफ t हो गया है। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया कि जब भी कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल है जहाँ पे ऐसा दिया हो कि पहले ये वैल्यू था अब ये वैल्यू हो गया, तो
तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन लेके, तो वही चीज मैंने इधर पे गिवन में भी वही चीज लिखा है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन जनरली क्या होता है, हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में मींस नॉर्मल कंडीशन में मेरा जो रेडियस था r1 मींस फर्स्ट कंडीशन का रेडियस क्या था, तो कैपिटल आर था, सिंपल रेडियस। फर्स्ट कंडीशन का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना था, तो कैपिटल टी था। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, जो मेरा रेडियस था, सेकंड कंडीशन का जो रेडियस था वो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ r हो गया। तो इधर तक हमारा ये गिवन है। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है इसके लिए, तो मैंने इधर पे मेंशन किया टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि सेकंड कंडीशन का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, ठीक है, सेकंड कंडीशन का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो √8 टाइम्स से मेरे एक्चुअल पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन थी। ये चीज हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। तो जरा आप सोचिए कि पूरे चैप्टर में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मींस कैपिटल टी इन्वॉल्व है। सो एक ही फॉर्मूला इसका, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला, वो भी किसका, सो केपलर थर्ड लॉ का। केपलर के थर्ड लॉ के फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है ना, तो t² = k r³। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो यस ये फॉर्मूला है केपलर के थर्ड लॉ का फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला हम लोग इधर पे यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। तो दोनों जगह पे मैंने फर्स्ट कंडीशन पहले लिया, फिर सेकंड कंडीशन मैंने बाद में लिया। तो जब इस फॉर्मूला पे आप फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर जगह पे 1 1, तो सिंपली t² = k1 r³1। जब सेकंड कंडीशन में इसको आप देखेंगे तो हर जगह पे 2 2, तो इधर पे भी सेकंड, इधर पे भी सेकंड और इधर पे भी सेकंड। क्लियर है। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक जितने भी हमने सॉल्व एग्जांपल देखे हैं वो सारे सॉल्व एग्जांपल में जब भी ऐसा इक्वेशन 1 और ऐसा इक्वेशन 2 आता है, हम क्या करते हैं, सिंपली उस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अभी तक हम लोग ने यही किया, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, यही चीज करेंगे। तो मैंने वही स्टेटमेंट इधर पे लिखा, डिवाइडिंग 1 and 2। क्लियर। तो सिंपली इधर पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, सेकंड इक्वेशन यहाँ है। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पहले डिवाइड करेंगे, फिर इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड बाद में डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, t1² / t2²। दोनों यहाँ पे लिख दिया, t1² / t2²। ये इक्वल टू कॉमन, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, k1 r1³ k1 r1³ और k2 r2³ k2 r2³। क्लियर। ओके। अब जरा आप इस k के बारे में सोचिए, ये k क्या था, केपलर का थर्ड लॉ जरा रिकैप करिए, k क्या था। हमने k कांस्टेंट लगाया था और डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया साइन हटा के। इसका मतलब क्या, k का वैल्यू ऑल ओवर यूनिवर्स में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि जो k1 है ना, k1 वो k2 के बराबर है, और ये दोनों क्या है, k है, मींस k का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसके नेक्स्ट स्टेप में k1 और k2 दोनों को कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद मेरा जो बचा, मैंने एज इट इज इधर पे लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये और राइट हैंड साइड में इधर पे r1³ अपॉन r2³ मैंने इधर पे लिखा। क्लियर। सो अब हम इस स्टेप को और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो जहां पे भी स्टेप्स सिंपलीफाई नहीं होंगे उसी जगह पे आप क्या करिए, जो भी उसके वैल्यूज रहेंगे उसको पुट कर दीजिए। तो गिवन में चेक करते हैं क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। तो t1 का वैल्यू है क्या हमारे पास, तो t1 में देखते हैं t1 का वैल्यू है क्या है t। तो t1 की जगह पे मैंने t लिख दिया, क्योंकि t1² था इसलिए t²। t2 का वैल्यू है क्या, तो नहीं t2 हमें प्रूव करना है, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, t2² एज इट इज इक्वल टू एज इट इज r1 का वैल्यू है, तो यस r1 का वैल्यू क्या है r। तो इधर पे क्योंकि इधर r1³ है तो इधर पे क्या आ जाएगा r³। r2 का वैल्यू है क्या, तो यस r2 भी है, कितना, तो 2 टाइम्स r। और क्योंकि इधर r2 का क्यूब है तो इधर पे मैंने क्या लिख दिया, 2r का क्यूब ले लिया। क्लियर। अब बस इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा एज इट इज है t² / t2² इक्वल टू मैंने एज इट इज रखा है, r³ मेरा एज इट इज है। ये 2r का क्यूब करना है हमें, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और r³ मतलब r³। अब जरा आप सोचिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यस ये जो राइट साइड में आपको r³ दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड मेरा एज इट इज, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं, और राइट साइड में मुझे ऊपर 1 बचा और नीचे 8 बचा, तो मैंने वो चीज यहाँ पे लिख दी। क्लियर। अब क्या इसके बाद हम कर सकते हैं, तो इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने वो भी कर दिया। t2 × 8 हो गया इस साइड में, और उस साइड में क्या हो गया 1 × t2² में सिंपली t2²। क्लियर। अब ये इस तरीके से लिखा था, ऐसे था। नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसको ऐसा फ्लिप कर दिया। तो फ्लिप करने के बाद मेरा t2² इधर आ गया, और 8 × t² मतलब क्या 8t² मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। अच्छा, मुझे किसका वैल्यू, मुझे क्या चीज प्रूफ करना है, मुझे t2 का वैल्यू चाहिए, मींस मुझे t2 को प्रूफ करना है। मेरे पास क्या है, t2 का स्क्वायर है,
मुझे T2 चाहिए और मेरे पास T2 का स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही किया, मैंने दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट लगाया, मेरा स्क्वायर इधर से हट गया, क्या बच गया T2। और राइट साइड में जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट लगाया, ध्यान से जरा देखिए, राइट साइड में जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट लगाया, सो इसको मैं थोड़ा इधर डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। 8 स्क्वायर था, मैंने इधर स्क्वायर रूट लगाया, तो स्क्वायर रूट लगने की वजह से क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 8 आ गया, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो स्क्वायर रूट के अंदर 8 आ गया। और ये जो टी स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट की वजह से बाहर निकल गया और बाहर केवल टी बचा। क्लियर? तो कैसा बनेगा ये, √8 और बाहर टी। ध्यान दीजिएगा, ये टी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, तो टी का स्क्वायर कहाँ गया, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। क्लियर? तो अब आप चेक करिए, ये हमारा यही हमारा वो इक्वेशन है जो हमें इधर पे प्रूव करना है। टी स्क्वायर इक्वल टू √8 टाइम्स ऑफ टी, और हमारा प्रूफ में भी आ गया, ये इक्वेशन भी आ गया, T2 इक्वल टू √8 टाइम्स ऑफ टी। क्लियर? सो आई थिंक कि आपको ये न्यूमेरिकल समझा होगा। हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल 7 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। मतलब क्या, प्लैनेट है, प्लैनेट के मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के सरफेस से कितने हाइट पे है, तो 5 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को टोटल 5 सेकेंड लगेगा इस पॉइंट से इस प्लैनेट के सरफेस पे आने के लिए। मीन्स जरा सोचिए कि ये जो ऑब्जेक्ट ये कहाँ से कहाँ मूव किया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव किया कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव किया, बरोबर, कहाँ से कहाँ किया, तो ऊपर से नीचे मूव किया। क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, वापस से एक क्वेश्चन मैं आपको अगर पूछूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, सोचिए, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू 0। क्लियर? अब इसके आगे देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लैनेट। क्वेश्चन क्या है, हमें स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में दिया। तो गिवन में सबसे पहले मैंने इधर पे मेंशन किया स्मॉल यू का वैल्यू जो कितना है 0। हमें पता है कि स्मॉल यू 0 क्यों है। फिर उसके आगे हमें क्या दिया, 5 सेकंड टाइम दिया, तो मैंने वो चीज लिख दिया, टाइम कितना है 5 सेकंड। उसके आगे हम इसको रीड करेंगे तो हाइट दिया हमें कितना, 5 मीटर। हाइट मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, तो मैंने इधर पे एस लिख दिया 5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्या चीज हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड में क्या आ जाएगा, जी क्वेश्चन मार्क। ओके, इधर पे मैंने पूरा फॉर्मूला का लिस्ट लिखा है, और भी फॉर्मूलेज हो सकते हैं, पर ये जो फॉर्मूला है ये जनरली हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का लिस्ट है, ये पूरे फॉर्मूला में से एक ऐसा फॉर्मूला आप सर्च करिए जहां पे आपको जी भी मिले, यू भी मिले, टी भी मिले, एस भी मिले। क्या मैंने बोला, हमें एक ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जहां पे जी हो, यू हो, टी भी हो, एस भी हो, और वही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर? तो पूरा फॉर्मूला हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है, जी फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले जी वाला चाहिए। तो जी वाला फॉर्मूला, जी वाला एक ये मिलेगा जी। तो देखिए ये वाले फॉर्मूला में एफ चाहिए और एम चाहिए, ना तो हमें एफ पता है और ना तो हमें एम पता है, तो मैं सिंपली ये फॉर्मूला को क्या करूँगा, इधर पे एक्सक्लूड कर दूँगा। फिर एक ये फॉर्मूला है, तो इधर पे भी मुझे W चाहिए, M चाहिए, W भी नहीं पता, M भी नहीं पता, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, ये जी, तो ये जी में मुझे कैपिटल जी चाहिए, शायद मुझे कैपिटल जी का वैल्यू पता है, पर ये कैपिटल M भी चाहिए। तो कैपिटल M क्या, मास ऑफ द प्लैनेट। चेक करें हमें मास ऑफ द प्लैनेट दिया, नहीं दिया, तो मैं ये फॉर्मूला को भी क्या करूँगा, एक्सक्लूड करूँगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला में भी हमें जी है, पर इस फॉर्मूले में देखिए हमें कैपिटल भी चाहिए, सॉरी हमें स्मॉल भी चाहिए, तो स्मॉल भी है कहीं पे नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले को भी क्या करूँगा, एक्सक्लूड करूँगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो इसमें भी मुझे जी दिख रहा है, तो चेक करते बाकी सारे वैल्यूज हैं मेरे पास। एस है, तो एस है मेरे पास, यू भी है मेरे पास, टी भी है मेरे पास, हाफ का तो वैल्यू नहीं है, जी मुझे निकालना है, और टी तो है मेरे पास। समझ रहे हैं आप किस तरीके से फॉर्मूला का हमें चूज करना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये 8 वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। आगे भी हम लोग जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। इधर पे भी जी का फॉर्मूला है, पर इधर पे मुझे बी चाहिए, तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। इधर पे जी नहीं है, इधर पे जी है, पर इधर पे मुझे क्या चाहिए, कैपिटल आर चाहिए। तो कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट मुझे दिए ही नहीं। क्लियर हो गया आपको? ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका भी, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें। पहले बात आप चूज कर ले कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो पूरा फॉर्मूला लिस्ट हमने स्कैन कर दिया, और स्कैन करने के बाद हमें एक वैलिड फॉर्मूला मिल गया, कौन सा, ये वाला। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला इधर पे यूज करूंगा। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला में क्या लिख दिया,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करते चलना है। तो सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करता हूँ। एस की जगह पे 5 आ जाएगा, यू की जगह पे 0, टी कितना है 5, हाफ मेरा एज इट इज, जी मुझे फाइंड आउट करना है और 5 स्क्वायर क्योंकि इधर टी स्क्वायर है। ये सबको सॉल्व करेंगे जाएगा इसके नेक्स्ट स्टेप में। इसके नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 5, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 5 रहेगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, हाफ एज इट इज है, जी एज इट इज है, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? अब ये 0 है, 0 को मैं सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हटा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 5 है, इधर पे ये पूरा चीज मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए, केवल जी को ही राइट हैंड साइड में रखता हूँ, बाकी जो सारे दोनों बाकी जो सारी चीजें उन सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये 2 को जो इधर डिवाइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, वो क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 25 को जो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है उसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में मेरा क्या बचेगा, जी बचेगा। अब सिंपल ये देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया 2/5, और राइट हैंड साइड में क्या है जी, 2/5 को डिवाइड करेंगे कितना आता है 0.5, और इधर पे है जी। ये इस तरीके से लिखा था। नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसको क्या कर दिया, ऐसा फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद ये आ गया मेरा एक्चुअल आंसर क्या, g इज इक्वल टू 0.5, और क्योंकि ये g है, g मतलब क्या एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? समझा आपको? तो आई थिंक कि आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये समझा होगा। तो अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। क्या बोल रहे हैं, दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट ए है, एक प्लैनेट बी है, और क्या बोला है यहाँ पे, प्लैनेट ए का जो रेडियस है वो हाफ है प्लैनेट बी के हिसाब से। आगे, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, सिंपली बताया मास ऑफ प्लैनेट ए क्या है, एम ए है, तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, तो प्लैनेट बी का मास कितना होगा, सो दैट आगे कंडीशन दे रहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, मीन स्मॉल जी का वैल्यू प्लैनेट बी के ऊपर इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। इस लाइन का मतलब ये है कि स्मॉल जी का वैल्यू जो प्लैनेट बी के ऊपर है वो एग्जैक्टली हाफ है स्मॉल जी के वैल्यू से जो प्लैनेट ए के ऊपर है। थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम लोग गिवन में लिखते तो आपको और क्लियर समझ सकते। तो मैंने इधर पे गिवन लिख दिया है, तो जनरली मैं बस इधर पे लिखते चला जा रहा हूँ, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए आर ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी आर बी। ओके, सो अभी इधर पे क्या दिया है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। देखिए मैंने बस ये स्टेटमेंट का यूज किया है, ये जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट का यूज करके मैंने ये इक्वेशन रेडी किया। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए मींस रेडियस ऑफ प्लैनेट ए बराबर इज मतलब क्या, इज मतलब होता है इक्वल टू हाफ मतलब क्या 1/2 किसका, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का। क्लियर? अब हम इसके बाद क्या दिया, इसके बाद मास ऑफ प्लैनेट ए का क्या है एम ए, मास ऑफ प्लैनेट बी क्या है एम बी। इसके बाद इधर पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी मींस वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज इक्वल टू हाफ, वापस से हाफ किसका, दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। इट्स वैल्यू मतलब जी का बात कर रहे हैं, सो वैल्यू ऑफ जी ऑन ए। तो ये गिवन क्लियर आपको। अब हमें एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, तो इधर पे पहले लिखा है व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, हमें प्लैनेट बी का मास फाइंड आउट करना है। तो इधर पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें एम बी फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा उसके पहले देखते हैं क्या क्या दिया हमें मास ऑफ प्लैनेट दिया है, हमें स्मॉल जी का वैल्यू दिया, हमारे पास मास ऑफ प्लैनेट है, हमारे पास स्मॉल जी है, हमारे पास कैपिटल आर है। तो बस ये फॉर्मूला के लिस्ट से आप स्कैन करिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे स्मॉल जी है, कैपिटल एम भी है और कैपिटल आर भी, बस ये चीज हमें देखना। तो ऐसा फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो केवल आपको यही एक फॉर्मूला इधर पे दिखेगा, ये 6th वन वाला। बाकी आप कोई भी फॉर्मूला इधर पे देख लीजिए, उस फॉर्मूले में आपको तीनों वैल्यू में स्मॉल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर, ये तीनों साथ में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही फॉर्मूला में आपको मिलेगा, वो है ये 6th वन वाला। क्लियर? इसी के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये 6th वन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने इधर फॉर्मूला वाले सेक्शन में ये फॉर्मूला लिख दिया। क्लियर हो गया आपको? अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला के हिसाब से फॉर प्लैनेट ए मींस प्लैनेट ए के लिए फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, तो सिंपली जी एट ए मींस स्मॉल जी का वैल्यू प्लैनेट ए के ऊपर, कैपिटल जी जरा ध्यान से देखिए, कैपिटल जी हमने डिस्कस किया था, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, इनसे ऑल ओवर यूनिवर्स में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए क्या प्लैनेट ए और क्या प्लैनेट बी, ये जी ही रहेगा। तो इधर पे मैं सिंपली ए भी नहीं लिखता हूं, मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखता हूं, जी लिखता हूं। फिर मास क्या आ जाएगा, तो मास ऑफ ए और रेडियस क्या हो जाएगा
तो रेडियस ऑफ ए स्क्वायर में, ठीक है। फॉर प्लैनेट बी के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से बस आ जाएगा, हमें बी रखना है। सो स्मॉल जी एट बी, कैपिटल जी मेरा एज इट इज रहेगा, मैंने बताया अभी रीजन क्यों। कैपिटल एम क्या हो जाएगा एम बी, और कैपिटल आर बी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बी। क्लियर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। और अभी तक हमारा पैटर्न क्या रहा है कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जहां पे भी आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आए, सिंपली क्या करिए, वो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जो मैंने वो स्टेटमेंट इधर पे लिखा है, क्या डिवाइडिंग 1 एंड 2, दोनों को हम क्या करें डिवाइड करें। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें GA अपॉन GB, बराबर। फिर ये इक्वल टू आ जाएगा इधर पे। फिर राइट हैंड साइड में ऊपर क्या इक्वेशन 1 में GMA अपॉन R स्क्वायर है, GMA अपॉन R स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा GMB अपॉन R स्क्वायर B, तो GMB अपॉन R स्क्वायर B। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए आप इधर पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि G और G क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये सिंपल सा मैथ्स का रूल है, ये R स्क्वायर B को मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया और ये R स्क्वायर को मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये सब करने के बाद मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा कोई चेंजेस नहीं, इक्वल टू एज इट इज, ये G और ये G कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में मेरा ये MA आ गया, और ये R स्क्वायर भी कहाँ शिफ्ट हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मेरा R स्क्वायर आ गया, और ये MB मेरा पहले से डिनोमिनेटर में था। क्लियर आपको। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग और सॉल्व नहीं कर सकते। सो जहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं उस जगह पे उसका वैल्यू पुट करके खत्म करते हैं। तो अब बस देखते हैं कि गिवन में इसके अंदर से कौन कौन सा वैल्यू दिया है। सो ये सारे गिवन में आ गए। अच्छा, वैल्यू पुट करने के पहले मैं आपको एक चीज इधर पे हाईलाइट करता हूँ, हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है, हमें मास फाइंड आउट करना है प्लैनेट बी का। क्या हम सब प्लैनेट का, प्लैनेट बी का। तो वैल्यू पुट करते समय हमें ये चीज ध्यान देना है कि हम प्लैनेट बी के जो भी टर्म से जो भी उसके वैल्यू है उसको न हटाएं। हम किसको हटाने वाले हैं, हम प्लैनेट ए के वैल्यूज को हटाएंगे। अगर हमने प्लैनेट बी के वैल्यू को हटा दिया तो हमारा आंसर ही नहीं आ पाएगा। क्लियर है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें प्लैनेट ए के वैल्यूज को हटाना है। तो जहां पे भी ए वाले टर्म्स हो सबको क्या करना है, हमें हटाना है। तो इधर पे सबसे पहले क्या मिला GA, तो गिवन में से GA का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए इधर पे ये इक्वेशन देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन में GA का वैल्यू क्या आएगा, इधर 2 डिवाइड में है, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मींस GA क्या हो जाएगा 2 टाइम्स GB। तो इधर पे GA के जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2 टाइम्स GB। ये GB को मैं नहीं हिलाऊंगा, क्यों नहीं हिलाऊंगा, क्योंकि मुझे B के टर्म में ही वैल्यू चाहिए। तो मैंने GB को एज इट इज रहने दिया, इक्वल टू लगा दिया। MA का भी मुझे वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो मैं MA को एज इट इज रख रहा हूँ। R स्क्वायर B मैं इसको नहीं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे B के टर्म में चाहिए। उसके बाद R स्क्वायर है, इधर पे देखिए इधर क्या है RA है, तो मैं ये RA को चेंज करता हूँ। तो मेरे पास RA का फॉर्मूला यहाँ पे हाफ ऑफ RB, और क्योंकि इधर पे RA स्क्वायर है तो इधर पे मैं RB अपॉन 2 द होल स्क्वायर करता हूँ। क्यों, क्योंकि RA क्या है तो हाफ ऑफ RB है, इसलिए RA के जगह पे क्या हो जाएगा RB अपॉन 2 द होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद ये MB मेरा एज इट इज है। अब आप चेक करेंगे ये इक्वेशन में, तो सारे टर्म्स को मैंने B के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। सिंपल एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि मुझे B के फॉर्मेट में ही आंसर चाहिए। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। ये GB और ये GB कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, ऊपर 2 और नीचे 1। क्लियर। इक्वल टू मेरा एज इट इज है, MA एज इट इज, R स्क्वायर भी एज इट इज। इधर पे होल स्क्वायर था, इसको स्क्वायर करके हटा देते, क्या आ जाएगा RB स्क्वायर आ जाएगा। इधर पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और इधर पे मेरा MB एज इट इज है। क्लियर। अब जो इधर पे कैंसिलेशन होता रहेगा उसको कैंसिल करके हटा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 2/1 है, इधर पे इक्वल टू का साइन है। ये 4 इधर डिवाइड में था, उसको हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो 4 इधर पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये RB स्क्वायर और ये RB स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमें, तो ये 4 कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। ये RB स्क्वायर हट चुका है, MA है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये MB है। क्लियर यहाँ तक आपको। अब इसके आगे हमने क्या करना है, इसको हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय MB, ये इक्वल टू का साइन एज इट इज है। इधर पे क्या आ जाएगा 4 इंटू MA इंटू 1, मींस सिंपली 4 इंटू MA। क्लियर। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, MB का वैल्यू चाहिए। तो इधर MB के साथ क्या मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में उधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा MB, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर चला गया डिवाइड में, मींस 4/2 हो गया, और इधर पे MA पहले से था।
4/2 क्या दे देगा, 2 दे देगा, m भी मेरा एज इट इज है और m भी मेरा एज इट इज है। अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, शायद हमें जो चीज चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, मास ऑफ बी चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो मास ऑफ प्लैनेट बी क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए रहेगा। क्लियर आपको ये चीज? तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझा होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल पे। तो दोनों न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए। हाँ, डरिए मत, मैं हर एक चीज आपको बताता हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले आप ये पूरे बोर्ड को 3 सेक्शन में डिवाइड करिए। ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर ये जो भी चीज है क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये लाइन के नीचे जो भी चीज है ये सब क्वेश्चन नंबर 4 का है, और ये हमारा फॉर्मूला का लिस्ट है। क्लियर? अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इधर पे मैंने ऊपर टॉप पे इसका क्वेश्चन लिखा है, क्या है पढ़ते हैं एक बार। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जिसका मास कितना है 5 kg और जिसका वेट कितना है 49 न्यूटन। क्लियर? आगे, व्हाट विल बी दैट वैल्यूज ऑन मून, मींस इसी ऑब्जेक्ट का मास एंड वेट का वैल्यू मून के ऊपर क्या रहेगा। आगे, assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of the earth। ये चीज हमने देखा था कि जो भी ग्रेविटी का वैल्यू है मून के ऊपर वो 1/6 टाइम रहता है अर्थ के ग्रेविटी से। तो वही चीज इधर पे स्टेटमेंट में दिया है, acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of the earth। क्लियर? सो इधर पे क्विकली मैं इधर पे पहले आपको गिवन बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। सो मास एंड वेट दिया है ऑब्जेक्ट का, तो कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। तो इसके लिए स्मॉल m मैंने यूज किया। स्मॉल m मतलब क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्मॉल m ऑन अर्थ मींस उस ऑब्जेक्ट का मास कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, कितना, 5 kg। और उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर कितना दिया है, 49 न्यूटन। क्लियर? उसके बाद ये वाला रिलेशन क्या, ग्रेविटी ऑन द मून मींस ग्रेविटी ऑन द मून इज मतलब इक्वल टू 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ मींस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इसलिए ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर, तो हमें सिंपली उस ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है कहाँ पे, मून के ऊपर, और उसी ऑब्जेक्ट का वेट भी फाइंड आउट करना है कहाँ पे, मून के ऊपर। ओके, सो इसके अंदर कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सिंपल, हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मास एंड वेट। तो शायद हमें ये चीज पता है कि मास ऑल ओवर यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, मींस उस ऑब्जेक्ट का जो मास अर्थ पे था वही मास मून पे भी होगा ना। अर्थ पे कितना मास था उस ऑब्जेक्ट का, 5 kg, तो उतना ही मास तो उसका मून पे भी होगा। सो हमारा फर्स्ट आंसर मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, तो 5 kg होगा। क्लियर? अब सेकंड चीज हमें क्या निकालना है, तो वेट निकालना है उस ऑब्जेक्ट का कहाँ पे, मून के ऊपर। सो हमने वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो सिंपल W = mg। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया है, फॉर्मूला W = mg। क्लियर? अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने मास का वैल्यू निकाला है, तो 4 मास। उसके बाद मैंने 4 वेट मींस वेट के लिए भी मैंने इसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास के लिए। तो जैसा कि हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मास ऑन अर्थ मींस जो भी मास था उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर is equal to mass on moon। क्लियर? सो इसी के लिए उस ऑब्जेक्ट का जो मास मून के ऊपर होगा वो भी कितना होगा, तो 5 kg ही होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं वेट के ऊपर। तो वेट का फॉर्मूला हमने क्या यूज करने वाले इधर पे, सो W = mg। क्लियर? और क्योंकि इधर पे गिवन में पहले से दिया है कि ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है, तो 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है। और इस फॉर्मूला के हिसाब से आप चेक कर दिए, W और G दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जो चेंजेस ये स्मॉल g के वैल्यू में होगा वही चेंजेस ये W के भी वैल्यू में होने वाला है। तो स्मॉल g के वैल्यू में मून के ऊपर जाने पे क्या चेंज हो गया, तो वो 1/6 हो गया। ये चीज मैंने इधर पे लिखा है, सिंस क्योंकि G ऑन मून मींस ग्रेविटी ऑन मून क्या है, 1/6 टाइम में ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसी के लिए देयरफॉर वेट ऑन मून is equal to 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन अर्थ। क्लियर? तो हमने ये फॉर्मूला का यूज करके हमने ये इक्वेशन इधर पे फाइंड आउट कर लिया। तो बस सिंपली हमें क्या करना है, वेट ऑन अर्थ का इधर पे फॉर्मूला रखना है, वेट ऑन अर्थ का इधर पे हमें वैल्यू रखना है, हमें अपने आप वेट ऑन मून मिल जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही किया है, वेट ऑन मून मेरा इधर पे एज इट इज है, इक्वल टू भी एज इट इज है, ये 1/6 एज इट इज है। और वेट ऑन अर्थ का मैंने इधर से वैल्यू ले लिया, वेट ऑन अर्थ कितना, 49। सो 49
तो जब 49 डिवाइड बाई 6 करना है हमें, तो 49 डिवाइड 6 करेंगे तो समथिंग 8.16666 ऐसा आएगा। तो ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको वाइंड अप करके 1.7 लिख दूंगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट होना चाहिए। सो इसके लिए मैंने फर्स्ट डिजिट 1 लिखा और सेकंड डिजिट 7 लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो 666 जो रिपीट हो रहा है उसको डायरेक्टली मैंने वाइंड अप कर लिया 7 पे। तो इस जगह पे हमने उस ऑब्जेक्ट का मास भी निकाल लिया मून के ऊपर जो है 5 kg, और उस ऑब्जेक्ट का वेट भी निकाल लिया मून के ऊपर जो है 8.17 न्यूटन। क्लियर? अब हम शिफ्ट होते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पे। उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। तो अपवर्ड थ्रो करने के बाद वो कौन सा हाइट तक पहुंच गया? 500 मीटर तक पहुंच गया। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? क्या पूछ रहा है? उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? आपने उसको ऊपर थ्रो किया है ना, तो कुछ तो आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको दिया रहेगा जिसके वजह से वो 500 मीटर तक पहुंचा है, तो वही इनिशियल वेलोसिटी हमने इधर पे निकालना है। और हाउ लॉन्ग विल ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही आपने इस पॉइंट से ऊपर थ्रो किया, सो टोटल कितना टाइम उसको लगेगा इस पॉइंट से ऊपर जाने के लिए और वापस से इधर से नीचे आने के लिए? मीन्स हमें टोटल टाइम निकालना है इस जगह पे, केवल एक ही डायरेक्शन का टाइम नहीं निकालना है। मीन्स केवल ऊपर जाने का टाइम नहीं निकालना है, केवल नीचे आने का टाइम नहीं निकालना है, हमें दोनों का टाइम निकालना है। और जस्ट अभी हमें ये चीज पता है कि जितना टाइम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए भी लगेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, किसी एक ही डायरेक्शन का टाइम हम लोग निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। क्लियर? तो इधर पे गिवन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। गिवन में मैंने v = 0 लिखा है। क्यों लिखा है? कि ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, और हमें एक चीज पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका इंक्रीज होगा पर फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जाता है, इसके लिए v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और s कितना है? 500 मीटर। हाइट कितना है? 500 मीटर। उसके बाद डायरेक्टली हमें g का वैल्यू दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं इसलिए ये g क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? क्या क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी है? तो व्हाट वाज इट इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालना है, तो इधर पे u हमें निकालना है। दूसरा, हाउ लॉन्ग विल ऑब्जेक्ट टेक? उसको टोटल कितना टाइम लगेगा? तो सेकंड हमें निकालना है टोटल टाइम। अब मैं फॉर्मूला कैसे चूज करूंगा? तो ये पूरे फॉर्मूला लिस्ट को वापस से एक बार स्कैन करते हैं। फर्स्ट वन, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। सो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर u हो, जिसके अंदर v भी हो, s भी हो और g भी हो। समझा? मतलब हमें क्या क्या गिवन है? तो v दिया है, s दिया है, g दिया है, और हमें क्या निकालना है? u निकालना है। तो ये पूरे फॉर्मूले लिस्ट में से हमें ये फॉर्मूला चूज करना है जिसके अंदर u हो, v हो, s हो और g हो। तो सिंपली वो पूरा चूज करते हैं। तो देखेंगे अगर ध्यान से, तो इधर पे एक हमें क्या निकालना है? इधर पे u निकालना है। तो u वाला फॉर्मूला हमें एक यहाँ पे u मिल रहा है, एक यहाँ पे 7th वाले पे u मिल रहा है, 8th वाले पे u मिल रहा है और 9th वाले पे u मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला है? 7 है, 8 है, 9 है। अभी तीनों में से मैं कौन सा चूज करूँ? तो किसका वैल्यू दिया है? मुझे v का वैल्यू दिया है। तो v वाले कौन से हैं? एक ये 7th वाला है और 9th वाला है, ठीक है। समझ रहा? अब इस जगह पे 8 वाला एक्सक्लूड हो गया, मेरे पास 7 और 9 का ऑप्शन है। अब 7 और 9 में से मैं कौन सा चूज करूँगा? तो मुझे s का वैल्यू दिया है। तो 7 और 9 में चेक करिए s का है। तो 7th वाले में s नहीं है पर 9 वाले में मुझे s है। समझा आपको? इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ये 9 वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो फर्स्ट मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालने के मैंने फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज किया? ये वाला, दैट इज v = प्लस 2gs। क्लियर? अब थर्ड हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम निकालना है। मींस हमें टाइम निकालना है। ये चीज मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको टाइम निकालना हो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये वाला फॉर्मूला यूज करें। इसलिए मैंने इधर पे सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज किया? s = ut + ½ dt² का फॉर्मूला यूज किया। तो ये आपको क्लियर हो गया? मैंने ये दो फॉर्मूला इधर पे क्यों यूज किया, ये फर्स्ट फॉर्मूला क्यों मैं इधर पे चूज किया, ये सेकंड फॉर्मूला क्यों इधर पे चूज किया। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? u। तो u निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ये यूज करूंगा। तो डायरेक्टली मैंने ये फॉर्मूला इधर पे लिख दिया। अब क्या करना है? सिंपल वैल्यू पुट करते चलिए आप, जो भी वैल्यू पता है आपको। तो इधर पे v देखिए, v का वैल्यू पता है, यस हमें पता है 0, 0 रख दिया, इक्वल टू एज इट इज है u हमें निकालने का है, 2 एज इट इज है g का वैल्यू हमें पता है कितना? -10, -10 में इधर पे रख दिया है। उसके बाद s कितना है? s 500, इधर पे 500 मैंने रख दिया।
बस सिंपली इसको सॉल्व करना है। ये -10,000 को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया +10,000 हो गया, और राइट साइड में मेरा क्या u स्क्वायर है। अब इधर पे मुझे u चाहिए, मुझे u स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे u स्क्वायर को u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। तो मैं दोनों साइड में मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे ये दो जीरो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मीन सिंपली क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इधर से u स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा, u बचेगा। तो ये इक्वेशन ऐसा लिखा, मैंने जस्ट इसको इधर पे फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद मुझे क्या है, u इक्वल टू 100, और क्योंकि u है मीन्स वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इस जगह पे हमें मालूम पड़ गया है कि उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, सो 100 मीटर पर सेकेंड हो। अब हम आते हैं सेकंड चीज के ऊपर। सेकंड हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो ये चीज देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल टाइम निकालने के लिए आप टोटल के पीछे मत पड़िए, आप सिंपली किसी एक ही डायरेक्शन का टाइम निकालिए और किसी एक ही डायरेक्शन का निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कौन सा डायरेक्शन चूज करते हैं, तो ऊपर से नीचे वाला डायरेक्शन चूज करते हैं। तो इस सिनेरियो में भी मैंने वही डायरेक्शन चूज किया। एज्यूम किया है हमने कि वही ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है। तो जब वो वही ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होगा तब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और उसका g क्या रहेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, सिंपल पॉजिटिव रहेगा, मींस पॉजिटिव 10 रहेगा क्योंकि ना g का वैल्यू हमने दिया है। तो ये चेंजेस आ जाएगा, तो ये कुछ चेंजेस आ जाएगा जब वही ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो। क्लियर। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू पुट करते चलेंगे। s का वैल्यू कितना है, 500 रख दिया मैंने। u कितना है, 0। t मुझे निकालना है, ओके। हाफ एज इट इज रखा है। g पॉजिटिव 10 है, इधर पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, हमने इसको चेंज किया और टाइम हमें इधर पे निकालना। इस सबको कैलकुलेट करेंगे। 500 एज इट इज है, ये 0 टू हट, ये 0t मल्टीप्लिकेशन में हट जाएगा। ये हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या दे देगा, 5 दे देगा। और ये t स्क्वायर मेरा एज इट इज है, ये इस तरीके से लिखा है। हम लोग इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद क्या मिलेगा, t इक्वल टू 10 सेकेंड मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम मिला है ये कहाँ का मिला है, तो डाउनवर्ड का मिला है। मीन्स वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। और हमें ये चीज पता है, जितना समय उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा उतने समय नीचे आने के लिए लगेगा। तो नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो ऊपर जाने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। मीन्स टोटल टाइम कितना हो गया, तो वही चीज इधर पे मैंने लिखा है। नाउ टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 सेकेंड। क्लियर। कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। तो इधर पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इज 20 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। एंड इसी ऑब्जेक्ट को कितना टोटल टाइम लगेगा वापस ग्राउंड पे आने के लिए, 20 सेकेंड। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझा होगा। अब हम इसके आगे वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम आते हैं 5th एंड 6th न्यूमेरिकल पे। तो दोनों न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। वापस से इसको देख के मत डरिए, इसको वापस से हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये लाइन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये लाइन के नीचे जो है वो 6th वाला न्यूमेरिकल है, और ये हमारा फॉर्मूला का लिस्ट है। क्लियर। तो अब हम आते हैं 5th न्यूमेरिकल पे, जिसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या है न्यूमेरिकल, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीच द ग्राउंड इन 1 सेकंड। एक बॉल है जो टेबल के ऊपर से नीचे गिरता है और गिरने के बाद ग्राउंड पे कितने टाइम पे पहुंचता है, तो 1 सेकंड में पहुंच जाता है। आगे assuming g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं, g का वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैलकुलेट इट्स स्पीड रीचिंग ऑन ग्राउंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस बॉल का स्पीड फाइंड आउट करना है जब ये बॉल ग्राउंड पे टच हुआ। ठीक है। एंड हाइट ऑफ द टेबल, एंड कितना हाइट है इस टेबल का। तो जरा इसको हम लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं। सिंपल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है। अभी ऑब्जेक्ट क्या, बॉल है, कहां से गिर रहा है, तो टेबल से गिर रहा है। टेबल कितने हाइट का है, तो वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। बॉल गिरने से पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। ओके। और गिरने के बाद इसका v क्या हो गया, इंक्रीज होते गया, और फाइनली सरफेस पे टच होने पे इसका v, स्मॉल v कितना था, वो भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जस्ट एक क्वेश्चन देख के मुझे जो भी गिवन मालूम पड़ रहा है मैं इधर पे लिख दिया। u इक्वल टू 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। टाइम कितना है, 1 सेकंड क्योंकि इधर पे दिया है। g क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि इधर पे दिया है। और ध्यान से एक चीज में और आपको इधर पे हाईलाइट कर दूं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसीलिए g क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर यही चीज नीचे से ऊपर जाता तो g क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता।
क्या फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर, तो स्पीड फाइंड आउट करना है, मींस जब वो ग्राउंड पे टच हो मींस फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए इधर पे स्मॉल v हमें फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल मतलब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हाइट ऑफ द टेबल ये उस बॉल का टोटल डिस्टेंस है जो ये बॉल कवर करेगा, बरोबर कि नहीं। तो हम टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, s से, तो हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, s भी फाइंड आउट करना है। क्लियर यहाँ पे। अब हम आते हैं फॉर्मूला पे कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहला हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो v के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए इधर पे v के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है, एक ये है और एक ये है, तीन फॉर्मूले 1 2 3। तो अब ये तीनों फॉर्मूला में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो कौन से वैल्यूज हमें गिवन। तो कौन से वैल्यू गिवन है, हमें u पता है, t पता है, g पता है। सो ये तीनों फॉर्मूला में से सर्च करिए किसमें u, t और g दिया है। सो फर्स्ट वाले में देखिए ना तो u है, ना तो t है, ना तो g है, तो ये एक्सक्लूड हो गया। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे u भी है, t भी है, g भी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड भी देख लेते, यहाँ पे u है, t नहीं है और g है, तो मैं इसको नहीं ले सकता। क्लियर हो रहा है। तो मैं कौन सा यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा। इसीलिए v निकालने के लिए मैंने कौन सा इधर पे फॉर्मूला यूज किया, तो v = u + gt वाला फॉर्मूला यूज किया। क्लियर। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का इधर पे देखिए s का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेकंड चीज निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो s = u2 + half-gt² का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सिंपल क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, v निकालना है। v का फॉर्मूला हमें पता है, बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने इधर पे बोला और डायरेक्टली मैंने वैल्यूज रख दिए। तो v मेरा एज इट इज हो जाएगा, v एज इट इज इक्वल टू एज इट इज u के जगह पे क्या आ जाएगा 0 प्लस g की जगह पे क्या आ जाएगा 10 और टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि v स्मॉल v कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। मींस ये बॉल जब ग्राउंड पे टच हुआ तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। क्लियर। इधर पे हमारा वेलोसिटी निकल गया। अब हम शिफ्ट होते हैं हाइट की तरफ। तो हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने चूज किया, ये वाला। क्लियर है। तो बस सिंपल डिस्टेंस ये हमें s निकालना है, एज इट इज रहेगा। इधर क्या है u का वैल्यू कितना 0, इधर पे रख दिया मैंने। t टाइम कितना 1 सेकंड रख दिया मैंने, प्लस हाफ g कितना है 10 t कितना है 1 मींस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, हमें 5 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। कैसे आ जाएगा, तो 1 0 से 0 ये पूरा टर्म हट गया, ये 2 1 से 2 5 5 2 1 जा ये 2 5 5 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 क्या देता है, डायरेक्ट नंबर 1। इसके लिए पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें क्या आएगा, s = 5 मीटर आएगा। मींस वो टेबल का हाइट कितना है, 5 मीटर है और उस बॉल का स्पीड जब वो ग्राउंड पे टच हुआ कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था। क्लियर। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जिसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या है न्यूमेरिकल, द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 × 10⁻24 kg एंड 7.4 × 10⁻22 kg। हमें क्या दिया, सिंपल हमें अर्थ का मास दिया है एंड मून का मास दिया है। तो अर्थ का मास इतना है एंड मून का मास इतना है। आगे the distance between them is 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि मून और अर्थ ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ओके। आगे कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। क्या निकालना है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ओके। तो बस ये न्यूमेरिकल्स देखने के बाद मुझे जो गिवन लगा मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले मुझे गिवन दिख रहा है मास ऑफ द अर्थ का, तो मास ऑफ अर्थ कितना, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg। इधर पे लिख दिया मैंने मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। इसके बाद 7.4 × 10⁻22 ये क्या है, तो मास है किसका, मून का। तो मास ऑफ मून ये कितना आ रहा है, 7.4 × 10⁻22 kg। क्लियर। अब दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस दिया है कितना है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो इधर पे मैंने वो भी लिख दिया 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अच्छा एक चीज मैं इधर पे आपको हाईलाइट कर दूं, इधर पे डिस्टेंस का यूनिट क्या है, किलोमीटर है। जनरली हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर जो भी यूनिट्स रखते हैं वो सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट में रखते हैं। ठीक है। तो इधर पे अगर आप चेक करेंगे, इधर पे डिस्टेंस किस में दिया है, किलोमीटर में दिया होगा। हमें ये चीज पता है डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो अगर हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 10⁻³ यानी तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो सिंपली इसी के लिए मैंने इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो पूरा टर्म था ना इधर पे 3.84 into 10⁵, ये पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 10⁵ से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, तो इधर 10⁵ इधर 10⁵, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या दे देगा मुझे 10⁸ दे देगा, और ये वैल्यू मेरा 3.84 एज इट इज है। और ये किलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं पे भी आगे न्यूमेरिकल में ऐसा यूनिट नहीं होगा तो आपको उसको ऐसा यूनिट्स में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, जी का वैल्यू भी दिया, तो इस वैल्यू मैंने इधर पे लिख दिया। क्लियर, क्या चीज फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो इधर पे बोला है साफ साफ कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। तो कैपिटल एफ का फॉर्मूला क्या है, ये है, ये है, ये है। अच्छा, ये तीनों फॉर्मूला एक्चुअली अलग अलग है। ये जो एफ है, ये जो फॉर्मूला ये किसका है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। ये जो फॉर्मूला है किसका है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। और ये जो फॉर्मूला किसका है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। इसलिए मैं ये वाला और ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मैं कौन सा यूज करूंगा, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्लियर, तो मेरा फॉर्मूला के टर्म में क्या आ जाएगा, F = gml/r²। ओके, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अच्छा अब ये इधर पे कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या था, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, यही चीज था। तो ये पूरे न्यूमेरिकल में जरा आप सोचिए ना कि दोनों ऑब्जेक्ट कौन कौन से, एक ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट मेरा मास है। तो सिंपल इधर पे मैंने इसको थोड़ा कस्टमाइज कर दिया, एफ मेरा एज इट इज है, जी मेरा एज इट इज है, ये कैपिटल एम पे मैंने रख दिया मास ऑफ अर्थ और ये स्मॉल एम पे मैंने रख दिया मास ऑफ मून। क्लियर, और नीचे क्या आ गया, ये r मींस मेरा स्मॉल r, ये डिस्टेंस। ओके, अब बस हमने क्या करना है, वैल्यू रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा f एज इट इज है, इक्वल टू आ गया, g का वैल्यू मैंने इधर पे रख दिया, मास ऑफ अर्थ का मैंने वैल्यू इधर पे रख दिया, मास ऑफ मून का वैल्यू मैंने इधर पे रख दिया, और r स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, r स्क्वायर है। r कितना है, सिंपली r कितना है, 3.84 into 10⁸ है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3.84 into 3.84, और 10⁸ का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 10⁸ into 10⁸। क्लियर, अब बस इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, जो 10 वाले नंबर है उनको एक साइड में कर दीजिए, बाकी जो नॉर्मल नंबर है उनको एक साइड में कर दीजिए। तो न्यूमेरिकल में मैंने वो चीज करना स्टार्ट किया। तो इधर पे 6.7 मैंने पहले लिख दिया, फिर ये 6, फिर उसके बाद ये 7.4। ओके, अब न्यूमेरिकल में जो 10 वाले उसको थोड़ा सा उसको बाद में लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 10⁻11 आ गया, इधर पे 10⁻24 आ गया यहाँ पे, और 10⁻22 आ गया है। क्लियर, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में सिंपली 3.84 into 3.84 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, और ये 10⁸ into 10⁸ क्या दे देगा, हमें 10⁻16 दे देगा। सिंपल इंडाइसेस का रूल है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये तीनों टर्म ये तीनों नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, इधर पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या दे दिया, इतना आ गया। और ये जो पूरा है इस पे भी मैंने इंडाइसेस का रूल लगाया, सिंपल 24 - 11 कितना आ जाएगा, 13 दे देगा, और 13 + 12 कितना दे देगा, 35 दे देगा। तो इसलिए इधर पे क्या आ गया, 10⁻35 आ गया। और एक चीज, ये जो डिनोमिनेटर में जो 10⁻16 था उसको मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, 10⁻16 था वो न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या हो गया, 10⁻16 हो गया। तो ऊपर क्या आ गया, 10⁻16। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, जो सिंपल ये नंबर बच गया। क्लियर यहाँ पे। अभी इसको मैं वापस से थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। सबसे पहले मैंने ये नंबर लिख दिया यहाँ पे, और उसके नीचे मैंने ये डिनोमिनेटर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का साइन देके मैंने ये दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 10⁻19 आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पर जैसा कि आपको पता है इधर पे क्या डेसिमल का टर्म है, मैं पहला चीज क्या करूंगा, ये डेसिमल को शिफ्ट करूंगा। ये डेसिमल कितने नंबर के पहले, तो टोटल 4 नंबर के पहले कितने बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻4 से। तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 10⁻4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही उसका वैल्यू लिखा। तो जब मैं न्यूमरेटर को 10⁻4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 2 टाइम्स इधर आ जाएगा और मेरा 2 zeros ऐड हो जाएंगे। सिंपल, ये मैथ्स का रूल है। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया, ये पूरा टर्म और लास्ट में 2 zeros, और ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया, तो ये डेसिमल हट गया। मींस इधर पे क्या आ गया, सिंपल ये नंबर 147456 आ गया। क्लियर, और इधर पे मेरा 10⁻19 एज इट इज था। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इसको सिंपल डिवाइड करना है। पर डिवाइड करने के पहले जितना हो सके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म को 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे को न्यूमरेटर में ये आ गया
और डिनोमिनेटर में ये आ गया। अब मैं वापस से देखूँ इधर पे 0 है 4 है, तो मैं वापस इसको 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मुझे न्यूमरेटर में ये आ गया और डिनोमिनेटर में ये आ गया। क्लियर है? अब जरा आप देखेंगे तो इधर पे 5 है 6 है, मींस अभी हम लोग इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप पे आगे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरा डिवीजन का पार्ट मैंने इधर पे शो किया। मैं फटाक से इसको जरा कवर करता हूँ। 9216 इधर पे आ गया और ये नंबर यहाँ पे आ गया। अच्छा, अभी आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इधर पे टोटल 4 डिजिट है। तो हमने अगर इधर पे 4 डिजिट लिया तो क्या आएगा 1859। इधर पे क्या है 9216, ये बड़ा है। इसके लिए मुझे इधर पे क्या करना पड़ेगा 5 डिजिट लेना पड़ेगा। क्लियर? अब जब मैं इधर पे 5 डिजिट लूंगा तो सिंपली जरा आप सोचिए, इधर पे 9000 समथिंग है, इधर पे 18000 समथिंग है। क्या मैंने बोला? इधर पे 9000 समथिंग है, इधर पे 18000 समथिंग है, मींस लगभग 2 टाइम्स ज्यादा है। इसके लिए सबसे पहला नंबर जो मैं चेक करूंगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 पे चेक करूंगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इधर पे मल्टीप्लाई बाय 2 चेक किया। कितना आ गया 18432 आ गया। ओके, मुझे कितना चाहिए 18592 चाहिए। तो ये नंबर छोटा है, मैं ले सकता हूँ, पर जस्ट 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करके देखा तो मुझे कितना आ गया समथिंग ये नंबर आ गया। तो अभी आप देखेंगे ये नंबर इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके लिए मैं कौन सा शिफ्ट करूँ, इसके लिए मैं कौन सा चूज करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स वाला। तो इधर पे मैंने 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर मैंने इधर पे लिख दिया। दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद मुझे क्या आ गया 160 आ गया। फिर ये 5 को मैंने इधर पे नीचे शिफ्ट कर दिया। क्लियर? अब जरा आप देखेंगे तो इधर पे क्या है 1605 और इधर पे क्या है 9000 समथिंग है। तो ये वापस से 9000, तो ये वापस से ये नंबर वापस से इसके टेबल में नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो मैंने वही स्टेप किया। सबसे पहले इधर 0 से मल्टीप्लाई किया, इधर 0 लिखा, ये पूरा नंबर मैंने एज इट इज इधर पे लिख दिया इधर तक, और फिर इधर डेसिमल लगा के मैंने इधर पे 0 मेंशन कर दिया। क्लियर? अब इधर पे मुझे क्या चाहिए समथिंग 16000 चाहिए, और जस्ट मैंने अभी इधर पे मल्टीप्लाई किया था, देखिए 2 टाइम्स पे, तो मुझे कितना आ रहा था समथिंग 18000 आ रहा था। तो मैं कौन सा चूज करूंगा, तो मैं इसके लिए 1 टाइम वाला चूज करूंगा। तो मैंने इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर को मैंने एज इट इज लिख दिया, दोनों को माइनस किया, मुझे क्या आ गया 6834 आ गया। क्योंकि मैंने इधर डेसिमल लगाया तो मैं वापस इधर पे 0 मेंशन करता हूं। अब आप देखेंगे तो इधर पे समथिंग 68000 और इधर पे 9000 है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो मैंने डायरेक्टली 5 टाइम पे चेक किया, 5 टाइम पे चेक किया, कितना आ गया 46000 समथिंग आ गया। तो ये हमें चाहिए कितना 68000 समथिंग चाहिए। तो मैं डायरेक्टली 7th वाला स्टेप चेक किया। तो 7th वाला स्टेप करने के बाद मुझे कितना आया 64000 समथिंग आ गया। क्लियर है? मुझे फिर भी कितना चाहिए 68 चाहिए। तो मैं एक स्टेप और आगे गया, कितना आ गया मुझे 73000 समथिंग आ गया। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कौन सा चूज करूंगा 7 टाइम वाला चूज करूंगा। तो मैंने 7 टाइम से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, ये नंबर यहाँ पे लिखा, माइनस किया, मुझे ये वैल्यू आ गया। अब मैं इसके और आगे डिवीजन नहीं करूंगा, और रीजन आपको पता है क्यों। क्योंकि जनरली हम लोग डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट लेते हैं और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको डिवाइड करने के बाद मुझे क्या वैल्यू आ गया 20.17। तो मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड करने के बाद इधर पे ये वैल्यू लिख दिया 20.17, और 10⁻⁹ मेरा एज इट इज इधर पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट होना चाहिए और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट होना चाहिए। तो इधर पे डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट तो है, पर डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी 2 डिजिट है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को एक बार लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कितने बार शिफ्ट करना है, 1 टाइम शिफ्ट करना है। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड बाय 10 करूंगा। तो वही किया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, ये पूरे नंबर को डिवाइड बाय 10 किया, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 किया, और 10⁻⁹ मेरा एज इट इज। क्लियर? तो इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा ये नंबर आ जाएगा। और ये जो 10⁻² जो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया इसके ऊपर क्या है 1 है, तो ये 1 + 19 क्या दे देगा 20 दे देगा। क्लियर? तो ये है मेरा फाइनल आंसर। ओके, तो मून और अर्थ ये दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो 2.017 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझा होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब हम शिफ्ट होते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे, जिसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। क्या है क्वेश्चन? द मास ऑफ द अर्थ is 6 × 10⁻24 kg and the distance between the earth and the sun is 1.5 × 10⁻11 meter। मींस क्या, हमें सिंपली मास ऑफ अर्थ दिया है एंड डिस्टेंस दिया है सन एंड अर्थ के बीच का। आगे, if the gravitational force between the two is 3.5 × 10⁻22 न्यूटन, क्या दिया है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, मींस अर्थ एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू भी दिया है। आगे,
व्हाट इज द मास ऑफ द सन, सिंपली क्या पूछ रहा है हमें, सन का मास निकालना है और इसके आगे हमें कैपिटल जी का वैल्यू भी दिया है जो हमें पता है। तो सिंपली मैंने सबसे पहले इधर पे गिवन लिख दिया। सो मास ऑफ द अर्थ मींस कैपिटल एम, अर्थ का कितना 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन मींस स्मॉल आर कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर, क्लियर। फिर if the gravitational force between the two is 3.5 × 10⁻22 मींस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किससे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया और आगे हमें ये कैपिटल जी का वैल्यू दिया है तो मैंने कैपिटल जी का भी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, सो व्हाट इज द मास ऑफ द सन, सो इधर पे सिंपली मास ऑफ सन ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्लियर। कौन सा फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, सिंपल न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज F = G/m/r², क्लियर। अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसके अंदर हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, तो जस्ट मैं इधर पे वही करता हूँ। मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने F से इंडिकेट किया, कैपिटल G मेरा कैपिटल G है, ये कैपिटल M और M क्या है, तो मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इस सिनेरियो में मेरे दो ऑब्जेक्ट कौन से, एक अर्थ और एक सन, तो सिंपली मैंने इधर पे ले लिया मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, स्मॉल r से, तो इधर पे स्मॉल r, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मास ऑफ सन निकालना है, तो मैं लास्ट में वो चीज निकालने से पहले मैं सबसे पहले इधर पे इक्वेशन रेडी कर लेता हूँ जो मुझे मास ऑफ सन का वैल्यू देगा। सो इस इक्वेशन को आप अगर ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को, तो इधर से मास ऑफ सन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सन कहाँ प्रेजेंट है, तो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसके साथ जो भी बाकी टर्म है, बाकी टर्म कौन से, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस, ये तीनों को क्या करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो जब ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो r² इधर डिवाइड में था, ये इधर f के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और g और मास ऑफ अर्थ ये मल्टीप्लाई में था तो ये दोनों डिवाइड में चला जाएगा। तो वही चीज मैंने इधर नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म किया, मैंने मास ऑफ सन एक साइड में लिख दिया और उसके अनदर साइड में मैंने f के साथ r2 मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, f के साथ r2 एंड डिवीजन में मैंने कैपिटल G और मास ऑफ अर्थ लिखा। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये सारे वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। कैपिटल F हमें मालूम है 3.5 × 10⁻22 पुट कर दिया मैंने, R का भी वैल्यू हमें पता है, ओके, और क्योंकि इधर पे r² है इसलिए मैंने 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर लिया है। इसके बाद नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में कैपिटल G का भी वैल्यू है इधर पे, जस्ट मैंने पुट कर दिया। इसके बाद मास ऑफ अर्थ का भी वैल्यू है यहाँ पे, मैंने वो भी इधर पे पुट कर दिया, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर्स को एक साइड में ले लेते हैं और 10⁻² वाला जो टर्म रहता है उसको एक साइड में ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में मैंने वो चीज परफॉर्म करना स्टार्ट किया, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3.5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एक चीज और, ये क्या है, द होल स्क्वायर है, द होल स्क्वायर मींस ये जब एक्सपांड होगा तो क्या दे देगा हमें, समथिंग 1.5 × 1.5 × 10⁻11 × 10⁻11 दे देगा जब एक्सपांड होगा तो। सो इसी चीज को, ये वाला जो मैंने इधर पे लिखा आप उसको इसी को एज्यूम करिए यहाँ पे और नंबर्स को वन साइड में कर दे, तो जब वन साइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये चीज मैंने इधर पे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसके बाद जो 10⁻² वाला टर्म उसको एक साइड में कर देते, क्या बचेगा 10⁻22 और इधर पे 10⁻11 क्लियर। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है 6.67 × 6 और 10 वाला टर्म्स कौन सा है 10⁻11 और 10⁻20, सो 10⁻11 और 10⁻20। अब बस इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए किस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, इधर सिंपल क्या है 1.5 × 1.5, मतलब अगर इसको हम लोग 15 समझेंगे तो 15 × 15 मींस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, क्लियर। पर इधर पे क्या है 1.5, तो मतलब दो जगह पे इधर पे डेसिमल आ रहा है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उधर उस आंसर में हम टोटल 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 15 × 15 हमें पता है कितना आएगा 225, और क्योंकि इधर पे दो जगह पे डेसिमल है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 2 इस पॉइंट पे हम लोग डेसिमल लगाएंगे। सो ये 2.25 मेरा किसका वैल्यू है 1.5 और 1.5 का वैल्यू। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया 2.25 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, जो मैंने यहाँ पे शो किया 2.25 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, और जो भी मेरा आंसर आएगा यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आएगा
उस आंसर में मैं डेसिमल कहाँ पे लगाऊंगा? तो सिंपल, फर्स्ट वाले नंबर में 2 नंबर के बाद मेरा डेसिमल है और सेकंड वाले में मेरा 1 नंबर के बाद डेसिमल है। तो इधर का 2 और इधर का 1 मींस टोटल 3। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे मैं क्या लगा दूंगा? डेसिमल लगा दूंगा। क्लियर? तो ये पूरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या दे देगा? 7.875 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब ये सबको क्या, और उसके बाद ये 10 टू पावर वाले को हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल ये सब प्लस में सबको ऐड कर दीजिए। 22 प्लस 11 क्या दे देगा हमें? 44 दे देगा। ओके, अब डिनोमिनेटर में आते हैं। तो डिनोमिनेटर में मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इधर को उसका डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया। अब इसके बाद इधर पे क्या 10 टू -11 10 टू 24, तो सिंपल 24 - 11 क्या दे देगा? 13। 24 बड़ा इसलिए इधर पे पॉजिटिव साइन। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर पे ये डेसिमल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे डेसिमल? तो 3 नंबर्स के बाद में मींस ये डेसिमल को मेरे को 3 टाइम्स राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो राइट साइड में शिफ्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? तो कितने बार शिफ्ट करना है? 3 टाइम शिफ्ट करना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं ये वाले टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो इसको बैलेंस करने के लिए मैं डिनोमिनेटर को भी 1000 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिंपल, जब मैं ये पूरे टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। ओके, और जब मैं इस वाले टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा सो एक बार डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, एक बार इधर शिफ्ट होगा और एक बार इधर शिफ्ट होगा। मींस इधर पे एक 0 आ जाएगा। मींस क्या नंबर बनेगा? 40 40 0 to 0 0 to 0। क्लियर? इसके बाद इसके अंदर क्या होगा? तो सिंपली मैं 10⁻20 जो डिनोमिनेटर में था उसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं। जो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सिंपल, इधर ऊपर 10⁻44 था, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻−13 हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पर डिवाइड करने के पहले आप चेक करिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो शायद इसको कर सकते हैं क्योंकि इधर पे क्या है 5 और इधर पे क्या है 0। मींस से किसके डिवीजन में जाएगा? 5 के डिवीजन में जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने इधर पे वैल्यू लिख दिया है। जब आप 7875 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1577 आएगा और जब आप 40020 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8004 आएगा। क्लियर? और ये दोनों को माइनस करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? 31 मिलेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। शायद ये केस में मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर मेरा समथिंग 8000 में है और मेरा न्यूमरेटर समथिंग 1000 में। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, पर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आंसर हो समथिंग 0 पॉइंट में आएगा। क्लियर हो रहा है? तो मैं वो चीज नहीं चाहता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूंगा? अपने न्यूमरेटर को बढ़ा दूंगा अपने डिनोमिनेटर से। तो मैं वो कैसे करूंगा? तो मेरे पास इधर 10⁻31 है, मैं उधर से एक 10 बोरो कर लेता हूँ। तो जब मैं इसके अंदर से एक 10 बाहर निकालूंगा तो इधर पे क्या हो जाएगा? 10⁻30 हो जाएगा। इधर पे मैं नहीं लिखता हूँ, इधर पे क्या हो जाएगा? 10⁻30 हो जाएगा। और 10⁻30 होने के बाद जो एक 10 उसके अंदर से निकला है वो 10 को मैं इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सिंपली एक 0 इधर पे ऐड हो जाएगा, जो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे इधर पे बताया। तो क्या आ जाएगा? 15770 और ये 31 का क्या हो गया? 30 हो गया और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट होगा। देखिए इधर पे 0 इधर पे 4 है, तो मैं इसको 2 से कट कर सकता हूँ, तो कर देते हैं। तो जब मैं ये न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 7885 आएगा और जब इस डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या आएगा? 4002 आएगा और ये 10⁻30 मेरा एज इट इज है यहाँ पे। क्लियर? अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा छोटा है और न्यूमरेटर मेरा बड़ा है। तो मैंने इधर को जगह छोड़ा है जहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले ये 4002 मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इधर पे क्या है? 7885। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब जरा इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग पूरा टेबल नहीं लिखेंगे। इधर क्या है? इधर समथिंग 4000 के आसपास है और इधर पे क्या है? समथिंग 7000 के आसपास है। इसका मतलब क्या कि अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, ध्यान से देखिए, इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मुझे समथिंग 8000 के आसपास आएगा, पर मुझे कितना चाहिए? मुझे 7000 के आसपास चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो मैं इधर पे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद मुझे जो आंसर आएगा वो समथिंग 8000 के आसपास आएगा। तो मैं वो क्यों करूं? मैं डायरेक्टली इधर पे 4002 मल्टीप्लाई बाय 1 करके इसको
आगे लेके जाऊंगा। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 8 का 8 इधर पे 8 एंड 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। अब इधर पे कोई नंबर नहीं है तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है डेसिमल तक, डेसिमल के बाद भी हमें 2 डिजिट्स चाहिए। तो इधर पे मैंने डेसिमल लगा दिया, इधर पे मैंने 0 लगा दिया। क्लियर। अब जरा वापस देखिए, इधर पे समथिंग 4000 है और इधर पे समथिंग 38000 है। जरा 4 के टेबल में चेक करिए 38 कहाँ पे आता है। तो आई थिंक 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। 4 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो समथिंग 36 के आसपास आता है। तो वही सिनेरियो इधर पे भी अप्लाई होगा। ये टर्म को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 36 के आसपास ही आना चाहिए। एक बार करके देखते हैं हम लोग। सो 4002 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना दे देगा, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0 प्लस 1 1, 9 0 से 0, 9 4 जा 36 कितना दे दिया, तो 36,018 दे दिया। हमें कितना चाहिए 38,000 चाहिए। क्लियर। तो मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ। अच्छा, जाने की भी जरूरत नहीं, इधर 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो अब मैं किससे करूंगा 10 से करूंगा। तो जब 10 से करूंगा तो मुझे पता है कितना आएगा, 4002 था तो सिंपली एक 0 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा समथिंग 40,000 आ जाएगा। मुझे कितना चाहिए 38,000 चाहिए। तो मैं कौन सा चूज करूंगा, मैं ये 9 टाइम वाला चूज करूंगा। तो सिंपल 9 टाइम से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 36,018 माइनस करेंगे इसको कितना आ जाएगा हमें 2, इधर पे 1, इधर पे 8, इधर पे 2 और इधर पे 0। क्लियर। अब जरा देखिए इधर पे 4000 के आसपास है, इधर पे 28,000 के आसपास है। चेक करिए वापस टेबल में। आई थिंक 4 7 जा 28 होता है तो सिंपली मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। तो जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 7 2 जा 14, 0 से 0 1 0 7 4 जा 28 कितना समथिंग 28,014 आ रहा है। अच्छा, हमें कितना चाहिए 28,120 चाहिए, इधर कितना 28,014 चाहिए। मींस ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा ही आने वाला है। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 28,014। ठीक है। अब मैं इसको माइनस भी नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत भी नहीं, आगे मुझे करना भी नहीं क्योंकि इधर पे मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मिल चुके हैं। सो मैं डायरेक्टली इधर पे क्या करूंगा इसका वैल्यू लिख दूंगा। देयरफॉर मेरा ms क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 1.97 into 10⁻30। क्लियर है। क्या है ये मास, मास का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है केजी। तो इधर पे क्या आ जाएगा केजी। सो ये है मेरा फाइनल आंसर। सो क्या आएगा मास ऑफ सन, तो 1.97 into 10⁻30 केजी। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। इस चैनल पे हमने ग्रेविटेशन का पूरा थियरी भी कवर किया है और इस वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कवर किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इसके आगे के वीडियो में हम लोग कोई फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।